या मैं माज़रत चाहता हूँ, आपको इंतज़ार करना पड़ा। आज बड़ा अहम दिन था इस हवाले से कि ट्रायल कोर्ट में तोशाखाना के फ़ौजदारी मुकदमे में मुलजिम ने गवाहों की जिरा मुकम्मल होने के बाद अपना बयान रिकॉर्ड करवाना था और वो आज हाजिर नहीं हुए। और ये जानते बूझते हुए कि आज तारीख़ है, उन्होंने लाहौर जाना मुनासिब समझा और कल भी मुलजिम अदालत में मौजूद नहीं थे, बावजूद इसके कि वो 2 मुकदमात में नैब की अदालत में भी पेश हुए और नैब की अदालत के साथ साथ वो सुप्रीम कोर्ट में भी बजाते खुद पेश हुए। ये बात समझ से बाहर है कि एक ट्रायल का मुकदमा जिसमें ट्रायल हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका है, वो क्यों पेश होना नहीं चाहते और इस मामले को ताख़ीर का इल्तवा का शिकार क्यों किया जा रहा है। पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत सारे सियासतदानों ने मुकदमात जो हैं उनका सामना भी किया है, मुकदमात में पेश भी होते रहे हैं, मगर ये वाहिद मुकदमा है जिसके अंदर जो मुलजिम है उसकी हर रोज़ हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त आती है और वो दरख्वास्त मंजूर कर ली जाती है। मैं ये समझने से कासिर हूँ कि ये कितने मुलजिमान हैं जिनको ये सहूलत मुयस्सर है कि वो हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त दें और वो हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त फ़ौरी तौर पे मंजूर भी हो जाए और उस पर उनको रियायत दे दी जाए, उनसे रियायत बरती जाए। ये अमर बड़ा अफसोसनाक है कि जब किसी पाकिस्तानी शहरी का केस लगा हो तो वो पेश भी होते हैं, वो पेश ना हो तो उनको सज़ा भी मिलती है। तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि इतनी नरमी क्यों बरती जा रही है, और ये नरमी अगर बरती जा रही है तो इसका नतीजा क्या निकलेगा और क्या ये रियायत, ये पेशकश पाकिस्तान के तमाम मुलजिमान को हासिल है कि जिस केस में भी वो मतलूब हों, जिस केस में भी उन पे इल्ज़ाम हो, तो वो हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त दें और फिलफौर हाज़िरी माफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली जाए। रोज़ उनके वकला आके गारंटी पे गारंटी देते हैं। खुदा की शान है कि ये लोग मजाक उड़ाते थे मियाँ नवाज शरीफ के एफिडेविट का, तो आज खुद अदालत में एफिडेविट दे के उठे हैं कि सोमवार वाले दिन इमरान नियाजी अदालत में पेश होंगे और 342 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएंगे। तोशाखाना का केस बड़ा ओपन एंड शट केस है जिसके अंदर मजीद ना तफ्तीश की गुंजाइश है, ना गवाहान के बयानात कलमबंद करने की गुंजाइश है और ना ही मजीद जिरा की गुंजाइश है। तमाम गवाहान के बयानात भी कलमबंद हो चुके, उसके साथ साथ जिरा भी मुकम्मल हो चुकी। अब कोई भी ट्रायल जब अपने हतमी मराहिल में दाखिल होता है तो मुलजिम का पेश होना और पेश होकर अपना बयान रिकॉर्ड करवाना, अपनी सफाई पेश करना, ये लाजिम होता है। सिर्फ उन केसेस में मुलजिमान पेश नहीं होते जिनमें उनको पता हो कि उनके पास अपनी सफाई में कहने के लिए कुछ नहीं है। तो क्या इस गैर हाजिरी से और पिछले चंद हफ्तों की जो ये ताखीरी हरबें हैं, इससे क्या ये नतीजा अख्ज़ कर लिया जाए कि मुलजिम इमरान नियाजी के पास तोशाखाना के मुकदमे में अपनी सफाई में कहने के लिए कुछ नहीं है और वो इस बात को तस्लीम कर चुके हैं कि तोशाखाना ट्रायल के अंदर जो उन पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो दुरुस्त हैं। क्योंकि आपको पता है कि इसके अंदर नंबर 1 ये बात बिल्कुल तय है कि तोशाखाना के तहाइफ घर ले जाए गए, तोशाखाना के तहाइफ को घर ले जाकर उसके बाद उनको फ़रोख्त किया गया ब्लैक मार्केट में, महंगे दामों फ़रोख्त करके उनकी सस्ती कीमत लगवाई गई और वो कम कीमत जो लगाई गई वो सरकारी ख़जाने में जमा कराई गई।
फिर बहुत सारे तहफ़ डिक्लेयर नहीं किए गए, फिर जो डिक्लेयर नहीं किए थे उनसे हासिल होने वाली रकम जब अकाउंट में जमा कराई तो वो उनकी कीमत से मुताबिकत नहीं रखती। ये तमाम वो जराइम हैं जो इनसे सरजद हुए हैं और इन जराइम का कोई ना कोई जवाब तो होगा। उनकी गैर हाजिरी से लगता यह है कि उनके पास जवाब देने को कोई नहीं है और वो कभी सुप्रीम कोर्ट भागते हैं, कभी हाई कोर्ट भागते हैं। अभी भी हाई कोर्ट में वो थोड़ी देर बाद समाअत का आगाज होना है। तो मैं ये समझने से कासिर हूं कि ये ट्रायल कोर्ट का केस है, तो ये वही हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो फॉरेन फंडिंग केस में अपनाए गए थे कि स्टे ऑर्डर ले लो, दायरा इख्तियार को चैलेंज कर दो और 6 साल गुजार दो मगर इसका फैसला नहीं आना चाहिए। ये वही ताखीरी हरबे हैं, ये हाजिरी माफ़ी की दरखास्तें। जो बड़ी खबर मैं आपको देने जा रहा हूं वो एक मनसूबा बंदी की है कि तहरीक इंसाफ ने एक मीटिंग करके इस बात का फैसला किया है कि वो अपने कारकुनान को वकला के यूनिफॉर्म में अदालतों और सड़कों पर लाएंगे। इस हवाले से उनकी एक खातून MPS सिमाबिया को ये टास्क दिया गया है कि वो ख़वातीन कारकुनान की ट्रेनिंग करेंगी, उनको तरबियत देंगी कि उन्होंने बतौर वकला के कैसे एक्ट करना है, कैसे चलना फिरना है, अदालतों में कैसे जाना है। तो ये सिक्योरिटी एजेंसीज के भी नोटिस में है और मैं IG इस्लामाबाद को भी इस हवाले से आगाह कर चुका हूँ कि ये जो एक साजिश तैयार की गई है जिसके तहत ये कारकुनान को वकला के यूनिफॉर्म में अदालतों में लाने की पूरी तैयारी है। इस हवाले से हमारे खदशात हैं कि ये अदालतों पर हमलावर भी होंगे, अमन अमान ख़राब करेंगे जैसा कि उन्होंने उस दिन किया। हम तो पुरअमन तौर पे मौजूद थे, इन्होंने हमारे हवाले से तासुर ये दिया कि हम अदालतों पर हमलावर होने गए हैं। हम तो पुरअमन थे, पुरअमन है और इंशाल्लाह पुरअमन रहेंगे। मगर ये जो मनसूबाबंदी बेनकाब हुई है जिसमें वकला के यूनिफॉर्म पहनाकर कारकुनान को सड़कों पर और अदालतों में लाने का फैसला किया गया है और बाकायदा तरबियती इसमें मीटिंग्स हो रही हैं, तरबियत दी जा रही है, ये इंतहाई ख़तरनाक ट्रेंड है। और इसके मुकाबले के लिए, इसके सद्देबाब के लिए पुलिस को आगाह कर दिया गया है और तमाम तर एहतियाती तदाबीर भी अपनाई जाएंगी क्योंकि 9वीं 10वीं मुहर्रम का जो सिलसिला है उसमें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए और हाइटेड विजिलेंस के लिए सिक्योरिटी ड्यूटीज़ पहले लगी हुई हैं। तो पीर वाले दिन भी सिक्योरिटी ड्यूटी के हवाले से ये उनको बता दिया गया है कि ये एक मंसूबा बनाया गया है जिस हवाले से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं कि अब ये इस केस से निकलने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करेंगे कि किसी तरीके से तोशाखाना का जवाब ना देना पड़े, बाकी जो हो सकेगा ये करेंगे। और मैं बड़ा हैरान हूँ कि आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, रोज़ रोज़ झंडे लगा के कौम से खिताब भी फरमाते हैं और रोज़ सोशल मीडिया पर भी इतने बड़े बड़े दावे करते हैं, बट जब तोशाखाना की चोरी की बारी आती है आपकी ज़बान बंद हो जाती है। आपको दीवार के साथ खड़ा तार नज़र आता है, आपको हाई कोर्ट जाना याद आ जाता है, सुप्रीम कोर्ट जाना याद आ जाता है। काश जब आपने ये तोहफे चोरी किए थे, ब्लैक मार्केट में फरागोगी के जरिए बिकवाए थे, करोड़ों अरबों रुपया आप हड़प कर गए थे और डिक्लेयर भी नहीं किया था, तब आपको याद आता कि तब भी कौम को खिताब करके बताते कि जी ये हमारे कसम है, ये हम काम करने जा रहे हैं। तो इसलिए तोशाखाना का हिसाब देना होगा। एक एक पाई जो इस कौम की इन्होंने अपनी जेबों में डाली और इन्होंने कौमी एक जो अहम जिम्मेदारी इनको दी गई थी उससे इनहराफ किया और अमानत में ख़यानत की। ये तमाम तर जो इल्ज़ामात हैं ये अब साबित हो चुके हैं और इनके पास सफाई में कहने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए अदालतों से राह फरार इख्तियार करके, बहाने लगा के तो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से हम इस केस से बच जाएं। तो ये आप लोगों को वकला की यूनिफॉर्म पहना दें, आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाके स्टे की एप्लीकेशंस डालें, ट्रायल कोर्ट का सामना ना करें। फौजदारी कानून के मुताबिक गैर हाजिरी मुलजिम के फ़ायदे में नहीं होती। इन तमाम बातों का आपको नुकसान होगा और अगर अदल और इंसाफ इस मुल्क में है
तो फिर जिस तरीके से कोई भी मुलजिम अदालत में 342 का बयान रिकॉर्ड करवाता है, आपको भी ये रिकॉर्ड करवाना पड़ेगा, आप इससे बच नहीं सकेंगे। बहुत शुक्रिया। सर ये बताइएगा कि पीटीआई की जानिब से सहाफ़ियों के ऊपर तशद्दुद या ट्रोलिंग ये अरसा दराज से जारी है, इसके सद्देबाब के लिए आपने क्या? देखिए, मैं समझता हूँ कि मैं एक तो शिराजी साहब को उस दिन धक्के भी दिए गए और ट्रोलिंग भी उनकी हुई, मैं बड़ी शदीद उसकी मजम्मत भी करता हूँ। दूसरी बात ये कि बलोच साहब को चैनल से निकलवा दिया गया सख्त सवाल करने से। सख्त सवाल सारे करते हैं और जवाब देना चाहिए, सहाफ़ियों की जिम्मेदारी है। अगर वो सख्त सवाल नहीं करेंगे तो फिर वो उनका पेशा है, उनका काम है सवाल करना। तो एक तो कोर्ट प्रेमिसेस के अंदर मैं ये कोर्ट के जो रजिस्ट्रार्स हैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप किसी एक सियासी शख्सियत के गार्ड्स को ये इजाज़त नहीं दे सकते कि वो जिसको दिल करे धक्का दें, जिसको दिल करे दरवाजे से धक्का दे के बाहर निकाल दें। ये मुनासिब नहीं है। ये कोर्ट की प्रेमिसेस हैं, ये किसी की जागीर नहीं है कि ये जिसको चाहे धक्के देना शुरू कर दें। तो एक तो मेरी ये दरख्वास्त होगी और इस ज़मन में अगर कोई चिट्ठी भी लिखनी पड़ी रजिस्ट्रार्स को, हम वो लिखेंगे। दूसरी बात ये, मैं ये अजीब ट्रेंड देखा है कि सख्त सवाल करने पे इस तरह जिस तरह चैनल से निकाल दिया गया। सवाल अगर नहीं होंगे तो फिर ये जमहूरी माशरा जो है ये कैसे फ़रोग पाएगा? और ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के फ़ायदे में होता है कि जो सख्त सवाल किए जाते हैं और किए जाने चाहिए, तो ये इसकी मजम्मत करते हैं। और आज के बाद अगर किसी साफ़ी को धक्का या कोई तशद्दुद का निशाना बनाया गया तो इनके इर्द के जितने गार्ड्स हैं इन पे पर्चा दर्ज करेंगे। सर, आप की एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, उस बारे में क्या कहेंगे? आपने मेरी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं अटेंड की थी। अगर 36 सेकंड्स हैं तो मैं अपनी ऑडियो चला देता हूं आपको, आपके सिर्फ फ़ायदे के लिए। आपने क्योंकि अब सवाल किया है तो ये बेहतर है कि आप वो ऑडियो सुन लें ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि वो मामला क्या था और वो किस हवाले से मैंने बात की और मैंने क्या बात की। तो उस पर मौका मेरा बड़ा क्लियर है। मैं तो रोज़ इस तरह के वॉइस नोट भेजता हूँ और वकला को मोबिलाइज़ करता हूँ। हम हियरिंग्स पे मौजूद होते हैं। मेरे में और इमरान खान में फ़र्क सिर्फ ये है कि मैं पिछली 70 पेशियों पे मौजूद था और ये सिर्फ 2 बार आए हैं और 2 बार भी जत्था लेके आए हैं। और जिस जत्थे को लेके आए हैं जज को उन्होंने गालियाँ भी दी हैं, अदालत को अंडर प्रेशर करने की भी कोशिश की है। मेरी ऑडियो में ना तो मैंने ये कहा कि गुलेने लेके आए, पेट्रोल बम लेके आए, डंडे सोटे कील और ईंटें लेके आए, पत्थर लेके आए, मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। मैंने हाँ ये ज़रूर कहा कि आप आएँ और कोर्ट में स्पेस को ऑक्यूपाई करें, वो हमारा राइट है, ओपन कोर्ट है। हम बतौर इस केस, जब केस शुरू हुआ तो हम इसके मुद्दई थे जब इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला दिया और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने हमारे केस की बेस के ऊपर फौजदारी एक दरख्वास्त दायर की है। तो मेरी ऑडियो में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। हाँ, जिन ऑडियोज़ में 5-5 कैरेट की अंगूठियाँ मांगी जा रही हैं, जिन ऑडियोज़ में मुबारक दी जा रही है कि जी कमाल कर दिया, पीटीवी पे हमला हो गया, पीटीवी टेक ओवर हो गया, जिन ऑडियोज़ में तशद्दुद की तरगीब दी जा रही है, जिन ऑडियोज़ के अंदर कहा जा रहा है कि आप इन चीज़ों से लेस होके आएँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कल 10 बजे मेरे दफ्तर में इकट्ठे होंगे। कल बड़ा अहम है, हमारी कोर्ट में मैक्सिमम प्रेजेंस होनी चाहिए। मैं बल्कि लाहौर वाले साथियों को भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगले 2-3 दिन जो है ज़रा थोड़ा सा तवज्जो देनी पड़ती है। कोर्ट में उनकी प्रेजेंस ज़्यादा होती है, बदमाशी करते हैं। हमारी प्रेजेंस कल बहुत अच्छी हो, ये मेरी रिक्वेस्ट है तमाम हमारे ऑनरेबल मेंबर्स को, साथियों को, कि कल अगर 10 बजे मेरे दफ्तर हम पीएम सेक्रेटरी इकट्ठे हो जाएं, वहाँ से हम इकट्ठे होकर निकलें और G11 जुडिशल कॉम्प्लेक्स जाएं। मैं इमरान नियाज़ी की ज़हनी हालत पे मुझे तरस आता है और मुझे लगता है कि तवाज़न बरकरार नहीं रख सक रहे कि इस ऑडियो को उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया और पेश ऐसे किया कि जिस तरह पता नहीं क्या ऑडियो उनके हाथ आ गई है। मैंने कहा वो बदमाशी करते हैं, हमें मौजूद होना चाहिए, हमें स्पेस ऑक्यूपाई करनी चाहिए, हम कोर्ट में मौजूद रहे। तो उन्होंने जो तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा किया, ऐसी मैंने मखलूक पहले कभी नहीं देखी। कोई स्किड मार रहा था, कोई चढ़ रहा था कुर्सियों के ऊपर, कोई शटअप कह रहा था, कोई आके कह रहा था इनकलाब आ चुका है। बिल्कुल एक हिप्पी मूवमेंट शुरू हुई थी ना, तो लोग रंग बिरंगे बाल कर लेते थे, कपड़े उस तरह के पहन लेते थे और कई दफ़ा ऐसे कल्ट एंड पे इज्तिमाई खुदकुशी भी कर लेते थे किसी क्लिफ से छलांग लगा के। बिल्कुल ये उसी तरह का एक कल्ट उसने देखने में आया कि अजीब व गरीब मखलूक थी। मैं परेशान हो गया देख के कि ये कौन लोग हैं। मतलब एक बंदा स्किड मार के मेरे सामने आया, एक इशारा उसने किया, मैं खड़ा रहा, मैंने कहा जी अच्छा ये स्केटिंग रिंग तो नहीं है, ये अदालत है। उसके बाद एक खातून आ गई, उन्होंने कहा यू आर अ बैक बेंचर, तुम बैक बेंच पे बैठे हो। मैंने कहा जी बिल्कुल बैक बेंच ही है। वो रोती हैं अक्सर, उनकी ड्यूटी रोने पे जलसों के अंदर, मुझे उनका नाम भूल गया, नादिया खटक। तो वो कहने लगी यू आर अ बैक बेंचर। मैंने कहा जी मैं बैक बेंच पे ही बैठा हूँ। तो ये एक अजीब व गरीब मखलूक है जो आज़ाद है हर चीज़ से, मदर पिदर आज़ाद है,
क्योंकि इनको तरबियत ये दी जाती है कि माँ बाप की नाफरमानी बहुत एक अजीम कारनामा है। फ़ख्र करते हैं कि जी मेरे सपोर्टर तुम हैं जो अपने बाप की नहीं सुनते। बड़ी अच्छी बात है, ज़रूर इसको आप फ़रोग दें, इस तालीम को जो आप दे रहे हैं। तो मैं तो कोर्ट में पुरअमन तौर पे मौजूद था। मैं तो आज भी कोर्ट गया हूँ, मैं कल भी गया हूँ, मैं परसों भी गया, मैं तो रोज़ जाता हूँ। जो बंदा कोर्ट की शक्ल कभी कभार देखता है ना, उसको आके लगता है कि हर बंदा उस पर हमला करना चाहता है। और एक और बात, ऊपर बेचारे किसी बंदे का ठुड्डा लग गया, एक बोतल पड़ी थी ज़मीन पे, वो कहीं ऊपर से आके गिर गई। उन्होंने कहा जी इसमें तेजाब था और कातलाना हमला कर दिया, इसके अंदर कोई लिक्विड था। तो ये बोतलें गिरती रहती हैं, हमारे पे भी अक्सर गिरती, जब हम वॉक कर रहे होते हैं। वो 2 मंजिला वो इमारत है। तो ये खौफजदा नहीं होना चाहिए कि अगर कोई आके गिर जाएगी, किसी ने मारनी होती तो वो सीधी पड़ती है, इस तरह ऊपर से ड्रॉप नहीं होती। तो अगर आप ग्रेविटी के भी असूल को देखें ना, तो वो कोई किसी ने मारने की कोशिश नहीं की थी, वो ऑटोमेटिकली गिर गई थी, जो कि नहीं गिरनी चाहिए थी। अच्छा सर, आप तोशा खाना की बात कर रहे हैं, ठीक है, आप इमरान खान की भी बात कर रहे हैं कि ये घड़ी का मामला है या बाकी भी मामला आता है, लेकिन तोशा खाना में तो एक पूरी लिस्ट भी जारी हुई। तो आप नहीं समझते कि वो जो बाकी भी तोशा खाना से जिन्होंने चीज़ें ली हैं, तो ये फिर अगर अवाम में, अगर आप लोगों ने बड़ा अच्छा सवाल सर्वाइव करना है जी, तमाम बिल्कुल, बहुत अच्छा सियासतदानों सवाल, में, तो तमाम जो तोशा खाना के हैं बहुत अच्छी बात, बेसिस पे ये बहुत केसेस अच्छी होने बात, चाहिए बहुत और मंतकी अंजाम तक। इसमें सिर्फ इमरान खान यानी बहुत जिन पे भी है, बहुत अच्छा सबका सवाल है, और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ आपने ये सवाल किया। देखिए, तोशा खाना के केसेस 2 तरह के हैं। एक वो तोहफा है जो किसी मुल्क के सरबराह ने किसी को दिया, उसने बतौर यादगार के, बतौर मोमेंटो के, बतौर एक मेमोरी के उसको 20% पेमेंट करके अपने पास रिटेन कर लिया और अपने घर में रख लिया। और घर में इसलिए रखा कि एक यादगार है। कानून इजाजत देता है, कानून में, रूल्स में प्रोविजन मौजूद है, उसमें कोई गैर कानूनी काम नहीं है। एक वो तोहफा है जो आप लेते हैं और ब्लैक मार्केट में बेचते हैं। अब ये बुनियादी फर्क है तोशा खाना के बाकी तमाम केसेस का और इस केस का। अब आप ब्लैक मार्केट में जब बेचते हैं तो आप क्या करते हैं? आप जब सरकार से तोहफा आया, आपने उसकी कीमत लगवाई, आपने वैल्यूएटर बुलाए कस्टम से और प्राइवेट वैल्यूएटर को बुलाया, उन्हें कहा कि इसकी कीमत लगाई जाए। उन्होंने उसकी लागत लगाई 10 करोड़ रुपया, जबकि हकीकत में उसकी लागत थी 70 करोड़ रुपया। आपने वो अंडर वैल्यू करवाया, अंडर वैल्यू करके आपने उस 10 करोड़ का 20% सरकारी खजाने में जमा करा दिया और ब्लैक मार्केट में आपने 70 करोड़ का बेच के आप बाकी पैसे खा गए। सो ये 3-4 तरह के जराइम सरजद हुए हैं कि जिसमें एक तो आपने तोहफे की कीमत कम लगवाई है, फिर ब्लैक मार्केट में उसको बेचा है, उसको बहुत महंगा बेचा है, बाकी पैसे आप खा गए हैं, आपने वो तोहफा लेना डिक्लेयर नहीं किया, उसके जो पैसे मिले हैं आपने कहा अपने अकाउंट में जमा कराए, मगर वो मुताबिकत नहीं रखते उस कीमत के साथ जिस पे आपने उनको बेचा। तो ये बहुत फ़र्क है। वो फहरिस्त शाया हो चुकी, जिन लोगों ने भी तोशा खाना के तहफ़ लिए थे, मगर मैं नहीं समझता। सर पेमेंट्स वगैरह कुछ की क्लियर्स नहीं है और उनकी देखिए, मैं नहीं समझता कि कोई, देखें सारा रिकॉर्ड एब्सोल्युटली होना चाहिए, मगर मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में कोई इतना हुक्मरान कमज़र्फ नहीं आया जिसने ब्लैक मार्केट में ये चीज़ें बेची हों, या जिनकी अहलिया लोगों से फ़ोन कर करके 5-5 कैरेट की अंगूठियाँ डिमांड करती हो, या जिसकी अहलिया की एक ऐसी ऑडियो आई हो जिसमें वो मुलाजमों को डांट डपट कर रही हों कि ये तोहफे मेरी नज़र से दूर क्यों हुए, इनकी तस्वीरें क्यों खींची गई और इनकी तस्वीरें क्यों खींची गई और इनको क्यों मेरे से ले जा के पूछे बगैर इनकी तस्वीरें बनाई गई। देखें, ये एक, इससे ये बात साबित होती है कि एक लालच था, एक हवस थी कि ये तोहफे अपने दिल के करीब रखने हैं, इनको महंगा बेचना है, इनसे जो पैसे मिलेंगे वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल होने हैं। तो ये सिंपल वन ऑफ इवेंट नहीं है कि एक तोहफा या आपने बेच दिया, ये पूरा एक रैकेट चलता था। फरा गोगी बाहर जाके इनको बेचती थी। जो खाना काबा के डायल वाली घड़ी है वो दुनिया में वाहिद मुनफरिद घड़ी है। कई घड़ियाँ बनती हैं मेड टू ऑर्डर या कस्टम मेड। अब वो घड़ी जब आपने बेची है तो आपने क्या सोच के बेची कि खाना काबा बना है उसके ऊपर। लोग ऐसी चीज़, नायाब चीज़ अपने पास रख लेते हैं, घर में रख लेते हैं, सजा लेते हैं, कहीं ऊंची जगह रखते हैं कि जी लोगों को दिखाते हैं कि जी सऊदी वली अहद आए थे, उन्होंने ये नायाब तोहफा हमें दिया है, ये दुनिया में एक ही पीस है। अब उसको ब्लैक मार्केट में दुबई में बेच देना, फिर F6 की एक दुकान से जाली रसीद बना देना टाइम जोन की। तो देखिए, ये किसी ने नहीं किया। अगर किसी ने किया है तो फिर उनका केस भी इसी तर्ज पे चलना चाहिए, अगर नहीं किया तो फिर नहीं चल सकता।
थैंक सर यू। अभी एक खबर आई है कि चेयरमैन पीटीआई की तकारीर पे जो पाबंदी लगाई थी वो हटा दी गई है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानब से ऑर्डर है, क्या कहते हैं आपके? मैं तो चैनल्स को कहूँगा कि एक शख्स जिसने इंतशार फैलाया हो, पूरी सोसाइटी को तकसीम किया हो, पूरे माशरे में नफ़रत के बीज बोए हों, तकसीम की सियासत की हो, और जो पहले कहे कि अमरीकी साजिश थी और इम्पोर्टेड हुकूमत है और अमेरिका ने साजिश करके मेरी हुकूमत गिराई है, और फिर अपनी हुकूमत कायम कराने के लिए लॉबिस्ट फर्म अमेरिका में हायर करे, उन्हें कहे कि इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियाँ पाकिस्तान में हो रही हैं, तो उसको इजाज़त देने से पहले उसकी साइकाट्रिक एवेल्यूएशन करवानी चाहिए। हुकूमत मेडिकल बोर्ड बनाने को तैयार है, ज़हनी तवाज़ुन के हवाले से एक रिपोर्ट आ जाए और वो कोर्ट में पेश की जानी चाहिए कि क्या ये शख्स वो ज़हनी तवाज़ुन रखता है कि इसको टीवी पे आने की इजाज़त हो, तो फिर उसके बाद मेरा ख्याल है इजाज़त मिल जानी चाहिए।